हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि सीआरपीसी के हम लोगों ने ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 7 चैप्टर में थे जो कि बी ए पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। बी पार्ट आज हमें पढ़ना है जो कि सर्च वारंट बोलता है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, तब ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हम आज का टॉपिक हमारा है सर्च वारंट। अब सर्च वारंट क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है तो समन इशू कर दो, जैसे कि डीएम, हाई कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन ये ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में ज़रूरत पड़ी तो इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इशू कर सकते हैं। टेलीग्राफ अथॉरिटी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन 92 उसका भी प्रोसीजर बताता है कि उसमें भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब मान के चलिए ये प्रोसीजर हो गया, समन का ये काम हो गया, डॉक्यूमेंट नहीं आया, तब क्या करेंगे। 91 के अंदर देखिए, जैसे हम लोगों ने सेक्शन 6 में पढ़ा, चैप्टर 6 में पढ़ा था, अगर किसी भी पर्सन को कोर्ट में अपीयर होने के लिए समन को इशू किया गया पर वो नहीं आया तो उसके लिए अरेस्ट वारंट, सीधे वारंट इशू कर दिया कि आप जाके उसको पकड़ के लाइए, उसे सामने लेकर के आइए, कोर्ट में अपीयर करिए। तो वही सेम यहाँ पे है। मान के चलिए समन में नहीं आता है, वो डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के आता है, उसके लिए वारंट, सर्च वारंट इशू कर दिया जाएगा। जैसे कि वो खुद मतलब सर्च वारंट इशू किया गया, यानी कोई अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा, चूज़ किया जाएगा कि भैया आप जाओ, इनको लेकर के, इस डॉक्यूमेंट को लेकर के आओ, ठीक। ये हो गया हमारा सर्च वारंट। तो इसमें हम लोगों ने इसमें सेक्शन है सेक्शन 93। पहला सेक्शन बोलता है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कब इशू हो सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है जब 91 और ये 90 अंडर सेक्शन 91 और रिक्वेजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 92, अगर 91 और 92 के क्लॉज 2 में, क्लॉज 1 में अगर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया गया समन भेजने के बाद भी, तब उसके लिए वारंट को इशू कर दिया जाएगा। इस क्लॉज में यही बोलता है, ठीक। मतलब क्या, इस 91 और 92 में नहीं भेजा गया, नहीं समन आ पाया, आया किसी भी रीजन बस, तो उसके लिए समन सर्च वारंट इशू कर दिया जाएगा। बी बोलता है, 1 का बी बोलता है, मान के चलिए जैसे कि हमें मालूम, हमने इसमें समन भेजा कि ये एफ आदमी है, इनके पास ये जो डॉक्यूमेंट है इनको प्रोड्यूस करना है, तो इनको हम लोगों ने भेज दिया समन इशू करके, पर नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, कोई बात नहीं। पर मान के चलिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, मालूम नहीं वो किसके पास है, तब क्या करेंगे। उस सिचुएशन में सेक्शन 93 के क्लॉज 1 के बी में सर्च वारंट को इशू कर दिया जाएगा कि भैया जाओ, अब भाई इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ट्रायल, इंक्वायरी या अदर प्रोसीडिंग में आप इसको लेकर के आओ, ठीक। सी बोलता है कोई भी, मान के चलिए इस बिल्डिंग में ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो इसके लिए अब मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए जनरल तो उस सिचुएशन में जैसे कि कहीं भी पर्टिकुलरली मालूम है तो उसके लिए जर्नल सर्च को इशू कर दिया जाएगा, भैया आप इस डॉक्यूमेंट को ले करके आओ, ठीक। पहले में कोर्ट नहीं मालूम, ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि वो जो डॉक्यूमेंट है कहाँ है नहीं मालूम था, थर्ड में मालूम है, ठीक है, उसमें तो इस सिचुएशन में सर्च वारंट को इशू किया जा सकता है। क्लॉज 2 बोलता है द कोर्ट में, if it think fit, specify in warrant the particular place of the part thereof which such inspection shall be, and the person in charge execution warrant shall be। वही चीज़, मतलब अब पर्टिकुलर सर्च क्या होता है,
ए आदमी के पास ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इसके लिए कोर्ट पर्टिकुलर सर्च का वारंट इशू कर सकता है। ठीक, देखिए ये सब क्यों इशू किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो या अदर प्रोसीडिंग्स हो, उस सब में ज़रूरत पड़ रही है तो उसको ले आओ, जिससे कि मतलब कि केस हो सकता है सॉल्व हो सकता है कि कोई जो गलत फंस रहा हो वो बच सकता है। तो ऐसे रीजन के लिए ये सब चीज़ें लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्लॉज बोलता है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन shall authorize any magistrate other than district magistrate CJM grant warrant document parcel custody। जैसे कि टेलीग्राफ और उसकी अथॉरिटी में है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना 92 में कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है तो उसके लिए प्रोसेस दिया हुआ है उसमें कि ऐसे उसके लिए मतलब कि ऐसे दिया हुआ प्रोसीजर कि इसमें इशू कर सकते हैं समन। मान के चलिए टेलीग्राफ अथॉरिटी से ही वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया गया हो, तब क्या करेंगे? तो जो डीएम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे सीजेएम हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सर्च वारंट इशू कर सकते हैं टेलीग्राफ अथॉरिटी के लिए। समझ में आया? ठीक है, मतलब टेलीग्राफ अथॉरिटी नहीं प्रोड्यूस करती है डॉक्यूमेंट तो डीएम सीजेएम सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 94 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉरगेट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। ऐसी जगह सर्च करना जहाँ पे स्टोलन यानी चोरी की हुई प्रॉपर्टी मिली हो, चोरी की सामान मिली हो, है ना। चलिए, if a district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of first class upon information and after the inquiry of think it necessary has reason to believe। देखिए हम लोगों ने जो सेक्शन 41 अगर आपको याद होगा अरेस्ट के बारे में बताया था, पावर्स बताती है पुलिस की कि आप विदाउट वारंट कब कब अरेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ उसमें साफ लिखा है पुलिस को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी की भी इंफॉर्मेशन दे दी आप जा करके उसको पकड़ लाए, ऐसा नहीं कर सकते, ये राइट का वॉयलेट होगा आम आदमी के लिए, है ना। तो इसलिए साफ लिखा गया है कि नॉर्मली ये कॉमन सेंस की बात है, अगर रीज़न टू बिलीव हो, मानो कि हाँ ये सस्पेक्टेड है, ये ऐसा कर सकता है तो ही हम इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, कोर्ट को रीज़न टू बिलीव हो। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोक्लेमेशन टाइप कि कोर्ट को लगता है कि वो जो पर्सन है वो अपने आप को कंसील कर लिया है या वो कहीं भाग गया है तो ही प्रोक्लेमेशन ऑर्डर करेगी, ऐसे ही प्रोक्लेमेशन नहीं ऑर्डर कर देगी, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है रीज़न टू बिलीव, है ना। कोर्ट को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए तभी वो इशू सर्च वारंट इशू करेगी उस प्लेस में। मान के चलिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि इस बिल्डिंग में डॉक्यूमेंट्स हैं, पर रीज़न टू बिलीव हाँ कि ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हों, लेकिन हाँ कोर्ट को लगता है कि हो सकते हैं, मिल सकते हैं, हमारे मदद हो सकती है इधर से सर्च करने में, मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इशू सर्च वारंट कर दे कि आप यहाँ पे सर्च करो जा करके, यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी है। स्टोलन प्रॉपर्टी में तो कुछ भी हो सकता है ना, सोना चांदी कुछ भी, है ना। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब, एसडीएम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ एसडीएम हमारे हैं, हमारे मजिस्ट्रेट फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ठीक,
ठीक है, ये 3 अथॉरिटी हैं जो इशू कर सकती हैं इस प्लेस पे सर्च करने के लिए। हमारे डीएम भी इशू कर सकते हैं, हमारे सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट भी इशू कर सकते हैं, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी इशू कर सकते हैं इस जगह पे सर्च करने के लिए। और जिस पर्सन को इस जगह को सर्च करने के लिए, मतलब इन तीनों ने जो भी पर्सन को ऑथराइज किया गया है, वो साफ उसमें लिखा है पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल से अबव रैंक का होना चाहिए, ठीक है। सुनिए, मान के चलिए इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग पे आया कि कोर्ट को लगता है, रीज़न टू बिलीव हुआ कि इस बिल्डिंग में ये स्टोलन प्रॉपर्टी, जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी हो व्हाटएवर, वो यहाँ पे मिल सकती है हमें, ठीक है। चलिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये यहाँ पे सर्च करने के लिए इशू कर सकते हैं सर्च वारंट। इशू किसे करेंगे? जो कांस्टेबल की रैंक से अबव का हो, ठीक। जब ये सर्च करने जाएंगे यहाँ पे, मान के स्टोलन प्रॉपर्टी तो मिली, साथ में कुछ ऐसे और आर्टिकल्स मिले हैं जो कि सस्पेक्टेड लगते हैं और भी चोरी का लगता है, साथ में उसको भी सीज करेंगे, साथ में उसको भी मतलब कि ले लेंगे। लिखा हुआ देखिए, दैट सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिट इन एनी प्लेस ही मे वारंट अथोराइज पुलिस ऑफिसर नंबर 1, ठीक है। और इसमें बी देखिएगा, लिखा है टू सर्व द सेम इन मैनर स्पेसिफाइड इन वारंट। जो भी वारंट में मैनर स्पेसिफाई होगा उस मैनर में ही करेंगे। उस देखिए, अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियोस देखे, उसमें कई सेक्शन में बोला गया है कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो इसके पूरे प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, पूरे देखना होगा कि पूरा फॉलो हुआ है नहीं हुआ है। तो इस तरह इसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी सर्च का प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए, करना होगा। सी में देखिए, पढ़िएगा, इसमें भी यही लिखा है, टू टेक पोजेशन टू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड विच इज रीजनेबली सस्पेक्टेड लगता है वो सामान, तो उस चोरी की सामान को या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है उसको डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए उस स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ कोई भी पर्सन मिल जाता है, ये उस बिल्डिंग में जहाँ चोरी का सामान था वहाँ मिल जाता है, इसको भी इनको भी साथ ही साथ पकड़ लिया जाएगा। क्लॉज 2 देखिएगा, लिखा हुआ है द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू बी विच सेक्शन अप्लाइज। कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल्स जो आर्टिकल हैं वो हो सकते हैं, किस पे ये अप्लाई होगा, तो किस पे इशू कर सकते हैं। मान के चलिए काउंटरफिट कॉइन मिलता है, उस पर सर्च, जैसे काउंटरफिट कॉइन होने का इस पर वो हो गया कि इस रीज़न टू बिलीव हम मिल सकता है, तो इस पर भी सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। पीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ मेटल टोकन एक्ट 1880, मेटल टोकन्स एक्ट 1899 के अंदर ये सब मिलता है, तो इसे माना जाएगा। सेक्शन 11 कस्टम एक्ट 1960, उसके अंदर माना जाएगा। काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील। मतलब देखिए, कई बार जैसे कि कई बार सील मतलब होती किसी अथॉरिटी की सील है, पर यहाँ भी मिल गई सेम बनाई हुई, मतलब गलत काम करने के लिए, मतलब काला धंधा करने के लिए, तो उस चीज़ों पे भी सर्च वारंट इशू कर सकता है, उसको सीज कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, और इस एफ बोलता है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 292 के आईपीसी का जो है उसके अंदर भी उनको करा जाएगा। जी बोलता है और ऐसे कोई भी जो मतलब ऐसी मशीन जो मान के चलिए सील बनाने वाली
कोई भी मशीन हो या कोई भी ऐसी गलत मशीन जो कि उसको बना रही हो, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है 95। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिट एंड द इशू सर्च वारंट टू द सेम। देखिए, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा चर्चित में वैसे रहता है, जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर वालों ने किसी भी गवर्नमेंट को लेकर के गलत बोल दिया और उस टाइम उस गवर्नमेंट का ही चल रहा हो, ठीक है, तो वो उसको बंद करा सकती है ना। नॉर्मली इस टाइम ये सब तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल ही रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, सेक्शन बोलता है 95, वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक, कोई भी एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी न्यूज़पेपर अगर कुछ ऐसा करता है तो उसे फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, यानी उसे सीज कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है। देखिए, वेयर प्रिंटेड अपीयर टू द स्टेट गवर्नमेंट जो है 124, अगर आपको याद होगा आईपीसी का, वो सेडिशन के बारे में बोलता है, यानी ऐसी कोई भी बात जो कि देशद्रोह टाइप की हो, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला या इंडिया को कुछ गलत बोला, तो इसको 124 के ए के अंदर लाया जाता है, जो कि अभी तो खैर बंद ही चल रहा है। सब इंस्पेक्टर से बिलो नहीं होना चाहिए, उस पर्सन को सर्च वारंट इशू करा दिया जाएगा और उसको फॉरफिट यानी उसे सीज करवा दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट मिलता है जो लिखा हुआ है 124 और 153A, लिख देती हूँ, ये सब जो आईपीसी, ये सब आईपीसी के सेक्शन हैं। अगर इन सेक्शंस को लेकर के ऐसा कुछ होता है, किसी न्यूज़पेपर, बुक, किसी अदर डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई पब्लिकेशन होता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसे सीज करने का। और इसमें इन द सेकेंड क्लॉज में देखिएगा लिखा है, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96 न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग। बुक और न्यूज़पेपर की सेम मीनिंग है, जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 के अंदर जो दी हुई है वही इन दोनों का मतलब है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट पेंटिंग भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, फोटोग्राफ भी हो सकता है, अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन में आता है वो भी हो सकता है। ठीक, क्लॉज 3 बोलता है नो ऑर्डर पास और एक्शन टेकन अंडर सेक्शन शैल कॉल्ड। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ करके क्या किया, उस न्यूज़पेपर को बंद करा दिया, सीज करवा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर इसको सीज करा दिया गया इसके पूरे राइट्स ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते, इनके लिए भी तो कुछ बैकअप छोड़ा जाएगा कि आगे ये प्रोसीड कर सके, अपने खिलाफ लड़ सके कि भैया हमने तो कुछ गलत नहीं बोला, ऐसे कैसे सीज कर दिया। तो जो क्लॉज 3 बोलता है, जो क्लॉज 3 ये बोलता है 96 के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, 96 में ये प्रोसीजर कर सकते हैं, क्लॉज 3 में इतना लिखा है। अब 96 क्या बोलता है वो मैं अब पढ़ाती हूँ। देखिए, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर, साफ लिखा हुआ है। अब हाई कोर्ट को सेट असाइड करो कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरा स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ही मेरा बंद करा दिया है, तो भैया उसको सही करिए। ठीक है, मतलब खोलिए, वापस करिए,
फिर से ये चालू कर सके। तो इसमें लिखा हुआ है, आप टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि प्री में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कितने महीने में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो न्यूज़पेपर वाले कितने महीने में जा सकते हैं अपील के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो 2 मंथ में जा सकते हैं। इसमें 2 मंथ में हम वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और क्लॉज 2 बोलता है हाई कोर्ट में मिनिमम से मिनिमम 3 जज बेंच बैठेगी, मतलब 3 जजों की बेंच बैठेगी ही बैठेगी। पर मान के चलिए किसी ऐसे स्टेट में हाई कोर्ट है जिसमें इतने है ही नहीं जज, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए 2 हैं, तो जो उनकी मैक्सिमम जज की बेंच है वो बैठेगी, यानी 2 भी बैठेगी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जज बैठेगा। अब वरना 3 तो बैठेगा ही बैठेगा। मान के चलिए इसमें क्लॉज 5 खोलिएगा, उसमें लिखा हुआ है where there is difference of opinion amongst the judge forming the special bench, the decision shall be accordance with the opinion of majority of judge। मान के चलिए जज की बेंच बैठाई गई, उसमें लिखा हुआ है जो भी डिसीजन है, ओपिनियन है, डिफरेंस आ जाता है ना, तो स्पेशल बेंच को बैठाया जाएगा और फिर जो मेजॉरिटी होगी उस केस की मेजॉरिटी को ही फाइनल माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 97 सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब मान के चलिए, अब तो हर जगह ये हो गया कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, सर्च वारंट इशू कर दिया। अब मान के चलिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऐसा कोई पर्सन है जिसे रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया गया है, ऐसा कोई पर्सन है जो रॉन्गफुली कन्फाइन है, उसके लिए भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है 97 के अंदर, ठीक। जो कि हमारे DM, SDM, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर इनको लगता है रीज़न टू बिलीव होता है, साफ साफ लिखा हुआ है रीज़न टू बिलीव होगा, तो वो उस पर्सन को सर्च करने के लिए सर्च वारंट को इशू कर सकते हैं। और उनको जैसे ही अगर वो पर्सन मिल जाता है उसे इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 98 पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्शन फीमेल। मान के चलिए किसी भी फीमेल को पकड़ने के लिए, मतलब किसी भी फीमेल को अगर पकड़ने अनलॉफुली पकड़ रखा है, अबडक्शन मतलब पकड़ रखा हो अनलॉफुली, तब क्या कर सकते हैं। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, देखिए लिखा हुआ है, अगर अबडक्शन और लॉफुली डिटेन ऑफ अ वीमेन, किसी भी वीमेन को अनलॉफुली पकड़ रखा है, अबडक्ट कर रखा है, तो जब उसको इसके लिए सर्च वारंट इशू करा जाएगा, फिर उसके बाद जो ओथ ली जाएगी, जो एविडेंस लिए जाएंगे, जो बयान लिया जाएगा, वो ओथ पे लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसमें भी तीनों सेम वही हैं, तो उस पर्सन का करेंगे। और मान के चलिए जैसे वो पर्सन मिल जाता है जिसे रॉन्गफुली कन्फाइन करा था, जो वीमेन है उसको पकड़ रखा था, उसे अबडक्ट कर रखा था, तो उसको, या अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड के पास छोड़ दिया जाएगा। अगर मान के चलिए वो अनमैरिड है, देखिए उम्र से कम हो, यानी 18 से नीचे हो, 18 से ऊपर हो, अनमैरिड है, तो उसके मदर फादर
मतलब पेरेंट्स के पास छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में इधर गार्डियन में तो मदर फादर कोई भी आ सकता है ना। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्लॉज सी, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा समन सर्च वारंट का हो गया। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। कैसा लगा आप कमेंट करें। थैंक यू।